नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 16। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 15। उसमें हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 में कैसे राज्य धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी को कैसे आरक्षण दिया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? नौकरियों के लिए है, सरकारी नौकरियों के लिए। इसमें एक लाइन में लिखा गया है, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 16 को विस्तार से देखेंगे। आज आपके लिए एक खास बात यह है कि अनुच्छेद 16 से संबंधित जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे, वीडियो के आखिर में हम 10 प्रश्न तैयार किए हैं, यानी कि 10 प्रश्न हम करवाएंगे। वो 10 प्रश्न अगर आप सही कर लेंगे तो आप मान लीजिए कि अनुच्छेद 16 को आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्नों में हम 9 प्रश्न बताएंगे। एक प्रश्न का आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा ताकि आखिर में जो 10 प्रश्न हैं उन्हें आप अच्छे से कर सकें। चलिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नियोजन, यानी सरकारी नियोक्ता। यहाँ लोक का मतलब सरकारी होता है, सार्वजनिक होता है। तो सरकारी नियोजन के लिए, जैसे कि सीधी भाषा में कहें तो नौकरियों के लिए, जैसे केंद्र की नौकरी होती है और राज्य की नौकरी होती है, तो यहाँ पर समान अवसर दिया जाएगा, यानी किसी भी नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हुआ क्या कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब अनुच्छेद 16 में कुल 5 उपखंड थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 6वां उपखंड जोड़ा गया 2019 में। तो अभी हम ये 6वां जो उपकरण है EWS को 10% आरक्षण, इसकी बात हम आखिर में करेंगे। जो 5 उपखंड हैं, यानी अनुच्छेद 16 के 5 तरह की बात बताई गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 करके, ये मूल संविधान में ही था। अनुच्छेद 15 में सारी बातें मूल संविधान में नहीं थी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा मूल संविधान में था, बाकी चौथा, 5वां, 6वां बाद में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर मूल संविधान में ही ये 5 बातें थी। क्या क्या थी, पहले हम इसको समझ लें, फिर उसके बाद में भी इसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? नौकरियों में आरक्षण तो मिला, लेकिन प्रमोशन भी मिला एससी एसटी को, है ना। तो प्रमोशन का भी हम पूरा इतिहास समझेंगे इसी में, और आखिर में प्रश्न हल करवाएंगे। तो अनुच्छेद 16 का जो पहला उपखंड है उसमें लिखा है, सरकारी सेवा में सभी नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा। सीधी सीधी बात कि कोई भी सरकारी सेवा होगी उसमें नागरिक को समान अवसर, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा अवसर मिलेगा, 4 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, किसी को 3 बार, किसी को 10 बार, ऐसा नहीं होगा। सबको समान अवसर मिलेगा। ये पहले में लिखा गया। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के तहत भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 15 है उसमें मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इतना है, लेकिन ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया। इसमें उद्भव और निवास को भी जोड़ दिया गया। यानी पहले में तो कहा गया कि नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरी देते समय, लेकिन दूसरे में लिखा गया कि भेदभाव इस आधार पर नहीं होगा, यानी कि धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि भाषा के आधार पे भेदभाव हो सकता है, क्योंकि भाषा लिखा नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी की भर्ती आती है ना, कोई वैकेंसी आती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कर्मचारी, अधिकारी काम करेगा तो उसको हिंदी और अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तमिल जानता है और न ही हिंदी जानता है न ही अंग्रेजी, और वो आए कहे कि मुझे भी मौका मिले यहाँ की नौकरी में, तो उसे कैसे मौका दिया जाएगा? वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता। तो यहाँ की सरकार उसे रोक सकती है कि आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती। तो यहाँ पर भेदभाव किसके आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। ज़रूरी भी है, तो इसीलिए भाषा यहाँ नहीं लिखा गया है। यानी भाषा के आधार पर भेदभाव हो सकता है, क्योंकि आप सेवा देने जा रहे हैं तो आपको वो भाषा आनी चाहिए। लेकिन निवास को भी कहा गया है कि निवास के भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी की सीट खाली होती है तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति फार्म भर सकता है, बिहार का भर सकता है। ऐसे ही बिहार में निकलती है तो उत्तर प्रदेश का भर सकता है। केंद्र की अगर भर्ती आती है तो उसमें पूरे देश के लोग भर सकते हैं। ये बात 2 में कही गई। तीसरी में, यानी कि तीसरे उपखंड में एक बात और जोड़ी गई,
उसी समय कि राज्य स्थिति को देखते हुए निवास को अनिवार्य कर सकता है। यानी कि राज्य हैं, अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ जो सामाजिक अनुबंध है एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए कोई जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे जनजातियाँ बहुत हैं, पिछड़े लोग बहुत हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चाहें तो निवास को आधार बना सकते हैं। मतलब वो ये कह सकते हैं कि हम जो भर्ती निकाल रहे हैं केवल अपने लोगों के लिए निकाल रहे हैं, बाहरी राज्यों के लिए नहीं। वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बाहरी राज्य मान लीजिए संपन्न है, अब वहाँ के लोग चले जाएंगे तो उनसे ज़्यादा नंबर पा जाएंगे, तो मतलब उनको फाइट कर देंगे, वो नौकरी भी वहाँ पा जाएंगे, और दूसरी बात वो लोग वहाँ वंचित रह जाएंगे। जिस राज्य के जो निवासी हैं, जो पिछड़े हुए हैं, वो अपने ही राज्य में अपनी ही नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो ये राज्य निर्धारित करेगा कि उसके यहाँ की स्थिति कैसी है। अगर राज्य को लगता है कि उसके यहाँ पिछड़े लोग हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो वो निवास को आधार बना सकता है। वो कह सकता है कि भैया हम ये भर्ती केवल अपने राज्य के लोगों के लिए निकाल रहे हैं। इसमें संविधान नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा ही है। जैसे अभी हाल के दिनों में बिहार में देखिए, कुछ जो भर्तियां आने की संभावना रही हैं, उसमें चर्चा थी कि 85% सीटें वहां आरक्षित हो गई हैं, केवल 15% सीटें बाहर के लोगों के लिए हैं। अब इसमें ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, ना ही केंद्र, ना ही संविधान, क्योंकि वहाँ की सरकार को लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी देना अन्य जगह की अपेक्षा, वो लोग पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 16 के 3 में लिखा गया कि राज्य स्थिति को देखते हुए निवास को अनिवार्य कर सकता है। अगर स्थिति ठीक है तो अनिवार्य नहीं करेगा, उस राज्य में हर जगह के लोग फार्म भर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात क्या है, 16 के 4 में क्या लिखा है, यदि राज्य में पिछड़ा वर्ग की संख्या नौकरी में कम है। पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पिछड़ा वर्ग का मतलब, जब मूल संविधान में पिछड़ा वर्ग लिखा गया था तो उसका मतलब आज की भाषा में ओबीसी नहीं है। आज ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब उसमें SC ST शामिल नहीं होते, केवल जनरल नहीं शामिल होते, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, केसरवानी, अग्रहरी, इनको राजपूत, इनको छोड़ करके इनके नीचे वाली जो सामाजिक स्तर में पिछड़ी हुई जातियाँ हैं वो शामिल होती हैं, और SC ST जनजातियाँ जो हैं वो भी नहीं शामिल होती, बीच के लोग हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ये कहा गया कि जो भी वर्ग पिछड़ा होगा, जो भी वर्ग पिछड़ा होगा, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा, उसके लिए, यानी उसमें SC ST OBC कोई भी हो सकता है। तो यदि राज्य में पिछड़ा वर्ग की संख्या नौकरी में कम है तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब राज्य देखेगा, सर्वे करवाएगा कि उसके यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं लोग, क्या जितने तरह के वर्ग के लोग उसके राज्य में रहते हैं, क्या सभी लोग वहाँ पे हैं, उनकी संख्या पर्याप्त है, या कोई एक वर्ग बहुत ज़्यादा हो गया है और एक वर्ग बिल्कुल वहाँ पहुँचा ही नहीं है, न के बराबर। तो जो वर्ग नहीं पहुँचा है वहाँ, वो क्यों नहीं पहुँचा है? हो सकता है उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ हो, वो गरीब हो, पढ़ाई न कर पा रहा हो, मतलब अपने बच्चों को न पढ़ा पा रहा हो वो वर्ग, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर वो वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है और नौकरियों में उसकी संख्या न के बराबर है, तो राज्य उनके उत्थान के लिए अपने यहाँ सेवा में उनको आरक्षण दे सकते हैं। मतलब कि उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे सकते हैं कि ऐसा है कि कट ऑफ जो 80 जनरल की जाती है, आप अगर 78 भी पा जाएंगे तो हम आपको नौकरी दे देंगे। कुछ मार्क्स कम कर सकते हैं, या कुछ सीटें आरक्षित कर सकते हैं कि हम इस वर्ग के लोगों के लिए 10,000 सीटें हैं तो हम 200 सीटें आरक्षित कर रहे हैं कि ये 200 सीटें निश्चित रूप से इस वर्ग को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। ऐसा ये राज्य निर्धारित करेगा। तो राज्य में पिछड़ा वर्ग की संख्या नौकरी में अगर कम है तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है। संविधान ये नहीं कह रहा है कि आरक्षण दो ही। संविधान ये कह रहा है कि तुम पता लगाओ, तुमको अगर लगता है कि वो पिछड़ा है तो उसको उसके उत्थान के लिए तुम प्रयोजन कर सकते हो, दे सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। ठीक। 5वीं बात क्या लिखी गई, किसी धर्म विशेष के लिए पद के लिए धर्म अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कभी कभी डिबेट भी थी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। किसी धर्म विशेष के लिए पद के लिए धर्म अनिवार्य, इसका मतलब मैं एकदम प्रैक्टिकल भाषा में आपको बताऊं। जैसे सेना में आप देखिए, हिंदुओं के लिए हिंदू धर्मगुरु होते हैं, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, ईसाइयों के लिए ईसाई धर्मगुरु, सिखों के लिए सिख धर्मगुरु होते हैं। अब वहाँ पर हिंदुओं के लिए जो हिंदू धर्मगुरु हैं, मान लीजिए हिंदू धर्मगुरु की एक वैकेंसी निकली और उसमें से 4 लोगों ने फार्म भरा, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा नंबर आया जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो
अपॉइंटमेंट हो गया, नियुक्ति उसकी हो गई। लेकिन वहाँ पे सेना में जो और लोग हैं वो विरोध करने लगे कि यार ये तो हिंदू है नहीं, या और बहुत विसंगतियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए विरोध न हो, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वहाँ पे सीटें आरक्षित की जा सकती हैं कि जो हिंदू धर्मगुरु का पद है उसमें हिंदू ही भरेंगे, हिंदू ही होंगे। जो ईसाइयों का है ईसाई ही होंगे, मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम ही होंगे। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए ऐसा कहा गया कि किसी धर्म विशेष के लिए, पद के लिए धर्म अनिवार्य है। जैसे शंकराचार्य का पद है, अब शंकराचार्य के पद के लिए किसी मुस्लिम धर्मगुरु या ईसाई या सिख को तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है नियुक्ति दे देना। सैद्धांतिक हो सकता है, कहा जा सकता है कि भैया जो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, हिंदू धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञाता होगा, हिंदू धर्म को समझता होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, अन्य धर्मों का भी है, चल सकता है, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए कहा गया कि अनिवार्यतः वो धर्म के होना चाहिए जिस धर्म के लिए पात्रता है। इतनी बातें लिखी गई थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 के संविधान में। बाद में 2019 में, यानी कितने साल के बाद, 79 साल के बाद, 79 साल के बाद EWS को 10% आरक्षण दिया गया। इनको आरक्षण अनुच्छेद 15 में भी दिया गया था, 6वें में। किसके लिए? सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दिया गया था। और उसी समय उसी संविधान के जो 103वां संशोधन था, उसी संविधान के 103वां संशोधन से ही शैक्षणिक संस्थानों में तो प्रवेश के लिए आरक्षण दिया ही गया, नौकरियों के लिए भी आरक्षण दिया गया कि सरकारी नौकरियों के लिए EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से वर्तमान में अनुच्छेद 16 में कुल 6 उपखंड हैं। अब बीच बीच में क्या बदलाव हुआ है मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये हूबहू ऐसे ही हैं। कुछ नया चीज़ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? तो जोड़ा क्या गया है समझिए आप ध्यान से। हमने हेडिंग पहले ही लिख दिया है, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और ये 5 उपखंड लागू हो गए, तो लगभग हर राज्यों में, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी देखा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको वो आरक्षण की देने लगी, मतलब आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दिया SC ST के लिए खासकर। और 1990 में मंडल आयोग के आप देखेंगे, मैं आपको मंडल आयोग के बारे में विस्तार से बताऊंगा अलग वीडियो में। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की बात कही थी, तो संविधान ने, या यूँ कहें कि केंद्र ने उस पर एक बनाया वो, और 1990 से ही 27% आरक्षण की व्यवस्था हो गई OBC के लिए, है ना, 27% आरक्षण। तो उसके पहले भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा था, SC ST को भी आरक्षण दिया जा रहा था। मैं आपको जब मंडल आयोग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़ा मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उसमें SC ST को भी शामिल किया गया था। ये तो बहुत बाद में अलग किया गया कि SC ये हैं, ST ये हैं, OBC ये हैं, लेकिन शुरुआत में वर्ग के लिए कहा गया था, जो पिछड़ा है वही होगा OBC। तो जब मंडल आयोग, इंदिरा साहनी केस उसके बाद हुआ था, तो उसी के समय जब 27% आरक्षण दिया गया था, तभी सरकार ने कहीं कहीं जगहों पे SC और ST को प्रमोशन भी दे रही थी। मतलब कि जैसे मान लीजिए पुलिस में ही, मान लीजिए पुलिस की भर्ती में SC और ST को, यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को भर्ती किया गया आरक्षण से, यानी कम नंबर पा करके भी उनको नियुक्ति दे दी गई और उनको प्रमोशन भी दिया जाने लगा। मतलब कोई एक कांस्टेबल है तो वो दरोगा भी बन गया, दरोगा है तो फिर और उससे बड़ा दरोगा बन गया, है ना। तो इसका विरोध होने लगा, ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसके लिए इंदिरा साहनी का केस हुआ था 1992 में, ये भी हम पढ़ेंगे जब मंडल आयोग पढ़ेंगे तो डिटेल में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सरकार के इस कार्य को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो आरक्षण दे रहे हैं नियुक्ति में, वो तो ठीक है क्योंकि वो बात संविधान में लिखी गई है, लेकिन जो आप प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हैं, मतलब आपने नियुक्ति तो दिया ही, अब आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, मतलब आगे भी पहुंचा रहे हैं, ये गलत है। प्रमोशन में नियुक्ति आप मत दीजिए, क्योंकि संविधान में प्रमोशन के लिए नियुक्ति नहीं है। तो क्या हुआ, ये 92 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, 1992 का, इंदिरा साहनी केस इसको बोलते हैं। तो संसद ने क्या किया कि 77वां संविधान संशोधन किया।
कि ठीक है, आप कह रहे हो ना कि हमारे संविधान में नहीं लिखा है प्रमोशन में आरक्षण देना है, तो ठीक है, हम संविधान में लिख देते हैं, क्योंकि हमको उस प्रमोशन में आरक्षण देना है, इनको प्रमोट करना है। तो 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में। और इसमें क्या हुआ, इसमें प्रमोशन में आरक्षण दिया जाने लगा। किसके लिए, तो मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाऊँ। प्रमोशन मतलब समझते हैं ना, ये अंग्रेजी शब्द है प्रमोशन, हिंदी में पदोन्नत, यानी पद में उन्नति, यानी आगे चले जाना, आगे बढ़ जाना। वैसे प्रमोशन कैसे होता है, विभागीय परीक्षा होती है, हमेशा विभागीय परीक्षा होती रहती है, लोग विभागीय परीक्षा देते हैं, फिर आगे प्रमोट हो जाते हैं, या उनको सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन जाति के भी आधार पर प्रमोशन देने की बात सरकार ने शुरू कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया। फिर सरकार ने संविधान में ही लिखवा दिया कि हम SC ST को प्रमोशन दे सकते हैं। तो प्रमोशन किसको किसको दे सकते हैं, जो 77वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत प्रमोशन दे सकते हैं केवल SC और ST को, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। किसको नहीं दे सकते, तो OBC को नहीं दे सकते, यानी अदर बैकवर्ड क्लास को केवल ज्वाइनिंग में आरक्षण दे सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए कम नंबर से, या अधिक बार उनको चांस दे करके, या अधिक उम्र बढ़ा करके, मतलब नियुक्ति में आप दे दीजिए, प्रमोशन में नहीं देंगे। इसके अलावा EWS को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे, अभी जो 2019 में लागू हुआ, तो EWS को केवल नियुक्ति दे सकते हैं, उनको प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। इसके अलावा महिला को भी आप नियुक्ति में आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन प्रमोशन में नहीं। इसी तरह से विकलांगों को भी नियुक्ति में आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं। प्रमोशन में केवल SC और ST के लिए किया गया है 77वें संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, अच्छा ऐसा किया क्यों गया, इसलिए किया गया कि आमतौर पे देखा गया कि इनको नियुक्ति तो दे देते हैं किसी तरह से हम, लेकिन ये अपने पद पर ही बने रहते हैं, प्रमोट नहीं हो पाते। वरिष्ठता क्रम में भी इनको ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, वरिष्ठता क्रम में कभी कभी ध्यान में रखा गया, लेकिन विभागीय परीक्षा ये उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी स्थिति में बड़ा सुधार नहीं हो पा रहा है। इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, ऐसी सरकार की मंशा रही, इसलिए संविधान में 77वां संशोधन हुआ 95 में। फिर उसके बाद 2000 में, सन 2000 में एक दूसरा संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम था 81वां। ये नंबर आप समझते हैं ना, 77 का मतलब हुआ कि 76 बार संविधान संशोधन हो गया है अन्य अन्य कारणों से। 77वीं बार जो हुआ वो है प्रमोशन में आरक्षण के लिए। किसके लिए, तो SC और ST के लिए प्रमोशन में। फिर 81वां का मतलब कि 77 के बाद 78, 79, 80 हुआ। फिर 81वें नंबर पर जो संशोधन हुआ वर्ष हो गया 2000। इसमें किस चीज़ के लिए दिया गया, तो इसमें दिया गया कैरी फॉरवर्ड, एक शब्द इस्तेमाल होता है, कैरी फॉरवर्ड। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको देवनागरी लिपि में भी कैरी फॉरवर्ड ही लिखते हैं, इसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं मिला है, या है भी तो बड़ा कठिन है। मैं इसी को आपको समझा देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है किसी विभाग में, 100 सीट, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो मान लीजिए कि इसको 2 भागों में बांटा गया, 50 + 50, यानी 50 सीटें आरक्षित कर दी गई। मान लीजिए ये 50 सीटों में 30 सीटें आरक्षित कर दी गई 80 के लिए। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो परसेंटेज वाला गणना नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो 50% सीटें आरक्षित थी, आरक्षित और अनारक्षित, तो जो आरक्षित थी इसमें से 30 सीटें मान लीजिए 80 की थी और ये ST की थी। अब इसमें 30 सीटों में प्रमोशन देना है, मान लीजिए 30 सीटों में प्रमोशन देना है 30 लोगों को, या नियुक्ति ही देनी है, जैसा भी। तो जब इनको प्रमोशन देना है तो क्या होगा कि 30 सीटें होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता क्या था कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते थे। मान लीजिए 20 को तो प्रमोशन दिया गया, लेकिन 10 लोग मिले ही नहीं उस योग्यता के, तो वो 10 सीट क्या कर दी गई, खाली घोषित कर दी गई।
इस वर्ष मान लीजिए 2025 में ऐसा हुआ कि 10 लोग मिल ही नहीं पाए, 10 कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए, तो 10 सीट क्या हो गई, खाली घोषित हो गई। अब जब खाली हो गई तो क्या हुआ, अगले साल अब फिर से प्रमोशन होगा। तो अगले साल मान लीजिए फिर से 30 लोग आए, तो ये जो 50 से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है। तो ये जो 10 लोग थे पीछे वाले, मतलब जो 10 सीटें खाली थी, वो भी 10 सीटें इसमें जोड़ दी जाती थी। जैसे 100 सीट आया तो अब यहाँ पे 40 सीट लिया जाएगा आरक्षित, क्योंकि 10 सीट पिछली बची हुई हैं। तो 40 और 10 50 सीट, और यहाँ से 60 सीटें बची, तो ये 60 सीटें अनारक्षित हो गई। मतलब अगले साल जो 60 सीटें हैं वो अनारक्षित हो गई, केवल 40 सीटें आरक्षित हुई, क्योंकि उसके पिछले साल 10 सीटें खाली पड़ी हुई थी। तो अब आरक्षण जो होगा वो 50 सीटों में होगा। तो ये नियम था 81वां संविधान संशोधन के पहले। जब 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ तो इसी को बदल दिया गया। संविधान ने कहा, यानी संविधान में लिख दिया गया कि ये जो 10 सीटें खाली रह जाती हैं या 5 सीटें खाली रह जाती हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, ठीक है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो आप खाली छोड़ दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब अगले साल आप आरक्षण की बात करेंगे, सीटों की, रिजर्वेशन की, तो जो रिजर्व सीटें होंगी वो पूरी रहेंगी और ये वाली सीटें इसमें जुड़ जाएंगी, यानी एक्स्ट्रा हो जाएंगी 60 सीटें। यानी ये जो पीछे वाली 10 सीटें खाली थी ये इस 50 में नहीं जुड़ेंगी कि आप इनको भी लेकर के 50 पूरा करिए, नहीं, वो 50 नई वाली आप रखिए, पुरानी जो 10 बची हुई है उसको उस 50 में जोड़िए, 60 कर दीजिए। यानी अब 60 सीटें आरक्षित हो गई, अब 60 भरी जाएंगी। अब यहाँ पर भी जो खाली रह जाती हैं उनको छोड़िए, खाली रखिए, वो खाली सीटें अगले साल आरक्षित वाले में एक्स्ट्रा जोड़ी जाएंगी। तो इस तरह से जब तक योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तब तक वो आगे बढ़ती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सीटें जुड़ जाएंगी अनारक्षित में और दूसरे वर्ग के लोगों द्वारा भरी जाएंगी। ये 81वें संविधान संशोधन में हुआ 2000 में। इसी को बोला गया कैरी फॉरवर्ड, यानी पीछे की खाली सीटों को आगे की आरक्षित सीटों में उसके अतिरिक्त जोड़ देना। क्लियर बात। चलिए, फिर उसी साल एक और संविधान संशोधन हुआ, अगला 82वां संविधान संशोधन हुआ। किस बात के लिए? अच्छा, मैं एक चीज़ तो यहाँ बताना ही भूल गया। ये जो 77वां संविधान संशोधन हुआ था SC ST के प्रमोशन में आरक्षण के लिए, तो ये जोड़ा कहाँ गया, किस संविधान में लिखा गया, संविधान के किस जगह लिखा गया? तो ये लिखा गया था संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के क में। ये देखिए, यह है ना 16 का 4 का क। यदि राज्य में पिछड़ा वर्ग की संख्या नौकरी में कम है तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। ये 4 है। अब इसी 4 में आप क जोड़ दीजिए, यानी क के मतलब इसके अलावा एक और बात। तो इसके अलावा एक और बात क्या हो गई कि अब 16 का 4 का क में SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। यानी 16 का 4 में लिखा है कि SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा नियुक्ति में, और 16 के 4 क में लिखा है कि नियुक्ति के बाद उन्हें प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक। फिर 81वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये कहाँ जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 16 के 4 के ख में, यानी इसके लिए एक अगला उपखंड बनाया गया। 16 4 का क, फिर 16 4 का ख, यानी क ख करके आगे बढ़ाया गया। अब इसमें लिखा गया कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। 16 का 4 ही है, उपखंड में उपखंड जुड़ गया ख। फिर जब 82वां संविधान संशोधन हुआ तो ये 16 का क ख ग नहीं हुआ, ये अनुच्छेद 335 में संशोधन हुआ, यानी अनुच्छेद 335 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 335 में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, सरकार इनके लिए व्यवस्था कर सकती है। इसका हम डिटेल में वर्णन करेंगे। आज इतना समझिए आप कि 82वां संविधान संशोधन 2000 में 335 में इस बात को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? ये जोड़ा गया कि प्रमोशन में जब SC ST को आरक्षण दिया जाएगा तो अगर सीट खाली क्यों रह जा रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उस मार्क तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस मार्क्स को कम किया जाएगा। मतलब जो कट ऑफ है उसको कम किया जाएगा। तो कट ऑफ कम रखना, जो सामान्य के प्रमोशन का कट ऑफ है उससे कट ऑफ कम रखिए ताकि ये सीटें भरी जा सकें। ज़्यादा कट ऑफ मत कम करिए, थोड़ा कर दीजिए।
तो ये 82वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि कट ऑफ यानी मार्क्स जो मापदंड है उसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। फिर 2001 में यानी अगले साल 85वां संविधान संशोधन हुआ और 85वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसमें बताया गया कि अच्छा इसमें कौन सा जोड़ा गया, पहले तो आप जान लीजिए। ये इसमें जोड़ा गया, किसी में नहीं जोड़ा गया, इसमें 16 का 4 का जो 1 है उसी में ये बात जो लिख दी गई। क्या लिखा गया कि जो प्रमोशन 4 का क में जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है, जब प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा SC ST को, तो वरिष्ठता क्रम को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो वरिष्ठता क्रम यानी प्रमोशन में आरक्षण तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन वरिष्ठता को भी ध्यान में रखेंगे। यानी SC ST का कोई कैंडिडेट अगर वरिष्ठ है तो वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होगा, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 77 संविधान का संशोधन नंबर 77, 81, 82 और 85 है। 77 से 16(4) का क बना, 81 से 16(4) का ख बना, 85 से 16(4) का क में ही बदलाव हुआ और 82 से 335 में बातें जोड़ी गई कट ऑफ कम रखने के लिए। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए, अनुच्छेद 16 को हमने पूरा पढ़ा दिया। अब आखिर में आते हैं हम प्रश्नों पर, क्योंकि 16 ख़त्म, बस इतना ही है। अलग से हम आपको पढ़ाएंगे मंडल आयोग डिटेल में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अनुच्छेद 16 किस विषय से संबंधित है। देखिए आप हमारे सामने हैं, मैं मान रहा हूँ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है आप ईमानदारी से सोचिए कि आप किस में टिक कर रहे हैं और फिर लास्ट में मिलाइए कि कितना आपका सही हुआ और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आपका सही हुआ है ईमानदारी से। बाकी तो आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपके पास व्यवस्था है, लेकिन उसमें मत जाइए, चीटिंग मत करिए। ईमानदारी से देखिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा है क्या आप उससे उसको आधार बना करके ये प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हल कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप समझ गए। अनुच्छेद 16 किस विषय से संबंधित है। 4 ऑप्शन, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बहुत आसान है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेदों में है। प्रश्न दूसरा है, अनुच्छेद 16(1) क्या सुनिश्चित करता है। 16(1) का मतलब वही मूल संविधान जब लगा था तो 16(1), 2, 3, 4, 5 था, तो वही 16(1) क्या कहता है। 16(1) में क्या लिखा है, समान वेतन का अधिकार, रोजगार में समान अवसर का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो क्या है बी, रोजगार में समान अवसर का अधिकार। यही तो कहा गया ना 16(1) में सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3, अनुच्छेद 16(4) राज्य को क्या अधिकार देता है। पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण, पिछड़े वर्गों को नियुक्ति में आरक्षण, पिछड़े वर्गों को वेतन वृद्धि देने का, पिछड़े वर्गों को विशेष प्रशिक्षण देने का। तो 16(4) क्या कहता है, मूल संविधान ही है 16(4) क्या कहता है, पिछड़े वर्गों को नियुक्ति में आरक्षण देने का। बी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4)(a). अब देखिए जब ABCD आ जाएगा मतलब 4, 1, 2, 3, इसके बाद 4 में जो मतलब जो संशोधन हुआ है संविधान में उसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 में ही संशोधन हुआ है तो यहाँ AB लिखा जाएगा, AB। यही 2 संशोधन हुए थे और फिर 85 वाले में A ही था, तो जान लीजिएगा कि संशोधन की बात कर रहा है वो। तो अनुच्छेद 16(4)(a) किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 4 का A यानी कि पहला वाला, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 में। और क्या कहा गया, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 16(4)(a) का संबंध किससे है। अभी जो पढ़ रहे थे वही है, भर्ती में आरक्षण से, प्रमोशन में आरक्षण से, शिक्षा में आरक्षण से, पद से हटाने के आरक्षण में। तो बिल्कुल आप समझ गए, प्रमोशन में आरक्षण से। अगर केवल ये होता 16(4) का संबंध किससे है, तब आप बताते भर्ती में आरक्षण से।
लेकिन ए लग गया तो ये जो है संशोधन वाला आया है, यानी प्रमोशन वाला है, प्रमोशन में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) का बी के अनुसार क्या किया जा सकता है? दूसरा वाला 81 नंबर यानी 81वां संविधान संशोधन, आरक्षण को समाप्त करना, बिल्कुल नहीं। बैकलॉग को अगले वर्ष जोड़ा जाना, वही कैरी फॉरवर्ड। बैकलॉग शब्द हम भूल गए थे। बैकलॉग का मतलब ही होता है कि जो पीछे की सीटें हैं जिन पे बैक लग गया है वो आगे भी जोड़ी जाएंगी, भरी जाएंगी, यही तो हुआ था। तो बैकलॉग को अगले वर्ष जोड़ा जा सकता है, यानी 16 का 4B। प्रश्न नंबर 7, कैरी फॉरवर्ड नियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये देखिए, अभी हम पढ़ाए कैरी फॉरवर्ड मतलब बैकलॉग वाला, यानी अगले साल सीटें जोड़ी जाएंगी, तो 16 का 4B। परिणामी वरिष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की अवधारणा किस संशोधन से जुड़ी है? वरिष्ठता क्रम 85वां संविधान संशोधन बताया है आपको, अंतिम वाला, 81वां नहीं, 82वां नहीं, 91वां नहीं, 85वां संविधान संशोधन। बहुत सरल है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16(4)A और 16(4)B किन वर्गों पर लागू होता है? तो ये केवल लागू होता है SC और ST पर, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है 16(4)A और 16(4)B। केवल SC और ST को ही प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। अब अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये पीछे के 9 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं ईमानदारी से। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है? और मैंने ये नहीं पढ़ाया है, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने अभी इस सेक्शन में नहीं पढ़ाया, इसीलिए मैं जवाब आपसे चाहता हूँ। ये पूरा मामला क्लियर होगा जब मैं आपको मंडल आयोग पढ़ा दूँगा। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है? केशवानंद भारती का मामला, इंदिरा साहनी का मामला, नागराज का मामला, मेनका गांधी का मामला। ठीक है, आप इसका उत्तर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ये भी बताइएगा। और अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 17 और 18, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसी में आप जानेंगे कि SC/ST एक्ट क्या होता है, फिर उपाधियों के अंत पढ़ेंगे 18 में। तो आज के वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।